आज का हमारा टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको जेन ऑस्टन ने लिखा है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल के इंट्रोडक्शन को। इसके अंदर जो जेन ऑस्टन ने लैंग्वेज यूज़ की है उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। इस नॉवल के सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, आयरनी और जो टाइटल है उसकी सिग्निफिकेंस, समरी, थीम्स और कुछ मेजर और माइनर सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। जेन ऑस्टन जो कि 1775 में पैदा हुई थी, जिनकी डेथ 1817 में होती हैं, जो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं जो मशहूर हैं अपने विटी, इंसाइटफुल और नुएंस पोर्ट्रेल्स ऑफ लाइफ, जो इंग्लिश कंट्री साइड और सोसाइटी जो कि 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी यानी लेट 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी के दरमियान में जो सोसाइटी पाई जाती थी उसको अपने नॉवेल्स में पोर्ट्रे करती थी। अब जेन ऑस्टन कौन है? जेन ऑस्टन एक औरत है जो कि इंग्लिश नॉवेल्स लिखती थी लेट 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी के दरमियान में, और इंग्लिश कंट्री साइड की जो सोसाइटी है उसी को ही पोर्ट्रे करती थी अपने नॉवेल्स में। इसके नॉवेल्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर पाया जाता था, इंसाइटफुल, यानी कि ये हमें कैरेक्टर्स के अंदर इतनी जो है ना वो डीप चीज़ें बताती थी कि हमें उनके सोसाइटी, उनके एनवायरनमेंट, उनके आसपास का जो माहौल था उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है इनके नॉवेल्स के ज़रिए से। आज का हमारा टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल। ठीक है, इसको लिखा गया था 1796 से 1797 के दरमियान में, और इसकी पब्लिकेशन डेट है जनवरी 28, 1813। ठीक है, इसको पहले कब परफॉर्म किया गया था थिएटर के अंदर, अडेप्टेड इनटू न्यूमरस स्टेज प्लेज इंक्लूडिंग 1936 ब्रॉडवे प्रोडक्शन एंड 2012 वेस्ट एंड म्यूजिकल। यानी सबसे पहले इसको जो है ना जो स्टेज पर परफॉर्म किया गया था वो 1936 ब्रॉडवे प्रोडक्शन में किया गया था। वैसे इसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया गया है स्टेजेस के ऊपर, और फिर इसको बाद में 2012 में वेस्ट एंड म्यूजिकल के जो है ना उन्होंने इसको परफॉर्म किया था स्टेज के ऊपर। किस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जेन ऑस्टन ने अपने नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर? जेन ऑस्टन ने इस नावल के अंदर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है उसमें उसने विटी डायलॉग्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, विटी डायलॉग एंड बेंटर यानी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस डायलॉग्स होती थी। उसके अंदर जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रही होती थी उनके सोशल नॉर्म्स के ऊपर, उनके जो क्लास डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर कर रही थी कि कितने जो है ना हिपोक्रेट पीपल हैं, जो अपर क्लास है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, जो लोअर क्लास है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी कितना ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है, पैसे की कितनी ज़्यादा अहमियत है। इंसाइटफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो कैरेक्टर्स हैं उनके थॉट्स और उनकी जो फीलिंग्स हैं उनकी हमें एक जो है ना डीपली जो उनका कनेक्शन है वो दिखाया गया है, यानी उनके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल दी गई है, उनको अच्छे से जो है ना हमारे तक पहुंचाया गया है। यूज़ ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर टू क्रिटिक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। अब आयरनी और ह्यूमर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि वो अपनी राइटिंग को बेहतर बनाए, ताकि जो अगला इंसान है वो उसे सिर्फ ये ना लगे कि वो एक रियलिटी को पढ़ रहा है, वो बोर होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से क्या करता है राइटर, जो राइटर होते हैं वो आयरनी का इस्तेमाल करते हैं, वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है ना वो क्या करते हैं विटी डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने राइटिंग को दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बना सके। तो इस तरीके से वो उन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को क्रिटिसाइज करते हैं। नॉवल की सेटिंग क्या है? द नॉवल इज सेट इन इंग्लैंड लेट 18th सेंचुरी। अब हमें दिखाया गया है कि नॉवल की जो सेटिंग है वो इंग्लैंड की है। इंग्लैंड का एक क्या है कंट्री साइड है। लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है जहाँ पर प्राइमरली इन द काउंटीज ऑफ हेर्टफोर्डशायर एंड डर्बीशायर। हेर्टफोर्डशायर एंड डर्बीशायर क्या है, ये जो कंट्रीज़ होती है ना उनके एक छोटा सा जैसे गाँव टाइप होता है वो वाली साइड पे जगह है। इन द इंग्लिश कंट्री साइड एंड स्मॉल टाउन्स, यानी कि एक छोटा सा स्मॉल टाउन दिखाया गया है जिसके अंदर हर्टफोर्डशायर और डर्बीशायर को दिखाया गया है। ठीक है, नॉवल की सेटिंग क्या है? इंग्लैंड है, 18th सेंचुरी है। हर्टफोर्डशायर और जो डर्बीशायर है वो दो छोटे छोटे से देहात हैं जिनके बारे में यहाँ पर कहानी को बयान किया गया है, यानी जो दो हमारे हीरो और हीरोइन हैं वो इन जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस नॉवल के अंदर हमें जिन कॉन्फ्लिक्ट से अवेयर कराया गया है उसमें मैन वर्सेस मैन है, मैन वर्सेस सोसाइटी है, विमेन वर्सेस सोसाइटी है। मैन वर्सेस मैन में हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर डार्सी, उसके बारे में बात की गई है। उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है विकम के साथ, विकम जो हमारा एंटागोनिस्ट है यानी कि जो हमारा विलन है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा हीरो है बिंगले और जो मिस्टर डार्सी है, इन दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। जो दोनों दोस्त होते हैं
डार्सी का फिर मैन वर्सेस सोसाइटी है। डार्सी की स्ट्रगल दिखाई गई है विद हिज ओन प्राइड एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस कि डार्सी किस तरीके का इंसान है और सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है। विमेन वर्सेस सोसाइटी, विमेन वर्सेस सोसाइटी में हमें एलिजाबेथ की रेजिस्टेंस दिखाई गई है कि वो किस तरीके से जो सोसाइटल प्रेशर है उसके अंदर नहीं आती, उसके सामने डट जाती हैं। यानी है जेंडर रोल के बारे में बात की गई है कि सोसाइटी एक औरत को कैसे लेती है, एक मर्द को कैसे लेती है और एक औरत किस तरीके से उस एरा के अंदर अगर सर उठाती है तो उसके साथ क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आयरनी की तरफ कि जेन ऑस्टन ने इस नॉवल में कैसे हमें आयरनी का यूज़ दिखाया है। सबसे पहले हमें आयरनी का यूज़ दिखता है डार्सी के इनिशियल डिस्टेन में कि डार्सी एलिजाबेथ को किस तरीके से लेता है, यानी डार्सी गलतफहमी का शिकार होता है एलिजाबेथ के हवाले से, लेकिन बाद में जब वो गलतफहमी दूर हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और ये अपनी मोहब्बत का इजहार करता है एलिजाबेथ से। नंबर 2 हमारे पास दिखाया जाता है आयरनी विक्रम के कैरेक्टर से। जो विक्रम होता है वो एक चार्मिंग और जो है ना लविंग पर्सन दिखाया गया है आउटर तौर पर, लेकिन अगर असल में बात की जाए तो उसकी जो ट्रू नेचर है वो बाद में रिवील होती है जब पता चलता है कि ये बदला लेने आया हुआ है। यानी ये वैसा नहीं है जैसे ये दिख रहा है, इसका जो अंदर का दिल है वो काला है, जबकि बाहर से जो है ना जी बहुत ही अच्छा इंसान है, इससे नेक कोई नहीं है, इससे लविंग चार्मिंग कोई नहीं है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है बेनेट फैमिली। जो बेनेट फैमिली है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात की गई है कि उनकी फाइनेंशियल जो स्ट्रगल है वो कितनी जो है ना इम्पोर्टेंट है इस नॉवल के अंदर, क्योंकि जो ये बेनेट फैमिली है इसमें जो मिसेस बेनेट है वो चाहती है कि उसकी जो 5 बेटी हैं उनकी बहुत अच्छी जगह रिश्ते हो जाएं, लेकिन जो इनका फादर है वो ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है कि मेरी बेटियों की जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ उनको प्यार मोहब्बत मिले, वहीं पर जो है ना वो शादी करें। टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल में हम पढ़ते हैं जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल है। अब प्राइड और प्रेजुडिस, प्रेजुडिस किसको होता है एलिजाबेथ को, प्राइड किसको होता है, प्राइड होता है डार्सी को। फिर जिन दोनों का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है दोनों खत्म होता है तो दोनों के दरमियान में लव शुरू हो जाता है। द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द मेन थीम्स ऑफ द नॉवल। प्राइड, प्राइड किसका होता है डार्सी का, एंड प्रेजुडिस एलिजाबेथ का। बाद में ये खत्म हो जाता है और दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में लव हो जाता है। हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन कि आपने एक दफ़ा अगर किसी इंसान को देखा है, कोई बात सुनी है तो उस पर आपने यकीन नहीं करना, बल्कि उस इंसान को अच्छे से देखना है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इंप्रेशन, ये हमें बताया गया है इस नॉवल के ज़रिए से। सजेस्ट द आइडिया ऑफ ओवरकमिंग प्राइड एंड प्रेजुडिस टू फाइंड ट्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें ये आइडिया दिया गया है कि आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस का इस्तेमाल नहीं करना अपने रियल ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपने अपने प्राइड और प्रेजुडिस के ऊपर ओवरकम करना है ताकि आप जो ट्रू लव है उसको ढूंढ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। समरी ऑफ दिस नॉवल, द नॉवल फॉलोज द लिव्स ऑफ द बेनेट सिस्टर। इस नॉवल के अंदर हमें बेनेट सिस्टर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एलिजाबेथ हमारी हीरोइन है, उसका रिलेशनशिप दिखाया गया है एक अमीर कबीर इंसान जिसका नाम मिस्टर डार्सी है। बेनेट फैमिली जिसके अंदर मिसेस बेनेट और उसकी 5 बेटियां शामिल हैं, वो एक मोडस्ट स्टेट इंग्लिश कंट्री साइड के पास रह रही हैं। मिसेस बेनेट जो है ना बहुत ज़्यादा उसको जल्दी होती है कि वो अपनी बेटियों की शादी कर दे किसी अमीर कबीर आदमी से, ताकि उनका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। जब चार्ल्स बिंगले जो कि एक रिच यंग मैन है वो उनके नेबरहुड में आता है तो मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि उसके पास एक मौका आ गया है कि उसकी जो सबसे बड़ी बेटी जेन है उसकी शादी हो जाए बिंगले के साथ। अब बिंगले क्या करता है, बिंगले भी बहुत जल्द ही जेन के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन उसका जो फ्रेंड मिस्टर डार्सी है वो बहुत ज़्यादा कम इम्प्रेस्ड होता है बेनेट फैमिली से। डार्सी इज़ प्राउड एंड हॉटी। डार्सी क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्राउडी होता है, काफ़ी ज़्यादा रूड होता है, मतलब ये जो है ना सिर्फ अपने ऊपर ही यकीन रखता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। जो इससे जुड़े रिश्ते हैं जो उनको इम्पोर्टेंस देता है, इसके अलावा जो इसके आसपास की सोसाइटी है जो उनको देखता भी नहीं है। एलिजाबेथ जो कि सेकंड एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर है, ठीक है, वो क्या करती है, उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ होती हैं डार्सी के हवाले से और वो उसको डिसलाइक करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एलिजाबेथ और जो डार्सी हैं वो कंटिन्यू अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं, यानी कि जो डार्सी है वो काफ़ी ज़्यादा प्राउडी होता है, जबकि जो एलिजाबेथ है वो भी अपने प्रेजुडिस में चली जा रही है। दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो उनकी डिसलाइकिंग है ये उनके डीप अट्रैक्शन में बदल जाती है। उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है डार्सी के प्राइड और एलिजाबेथ के प्रेजुडिस के हवाले से।
अब जेन और बिंगले का जो रिलेशनशिप है उसके दरमियान में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आई थी। ऐसा नहीं था कि दोनों को जो मोहब्बत हुई और दोनों ने शादी कर ली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जो यंगेस्ट बेनेट सिस्टर थी लीडिया, वो भाग जाती है डिसऑनरेबल जॉर्ज विकम के साथ, जो कि एक स्कैंडल बन जाता है जिसको बाद में डार्सी की मदद से सॉल्व किया जाता है। अब इस सीरीज़ के अंदर हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर्स दिखाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई गई हैं। एलिजाबेथ और डार्सी को जब ये रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे से ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, तो वो जो डार्सी है वो उसको प्रपोज कर देता है एलिजाबेथ को, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो उसके पहले वाले बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा जो है ना तंग आ चुकी होती है। और फिर क्या होता है कि इसका जो रोल है एक तो ये था कि इसकी वजह से जो बिंगले और जेन है वो दोनों जुदा हो जाते हैं, तो इस वजह से भी एलिजाबेथ को ये पसंद नहीं होता। अब डार्सी क्या है, एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है अपने मिस्टेक्स के बारे में और वो उससे सॉरी करता है। एलिजाबेथ उस लेटर को पढ़ती है और डार्सी को एक जो है ना नए नज़रिए से देखना शुरू कर देती है, उसे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। जब डार्सी लीडिया की मदद करता है और विक्रम की मदद करता है तो एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा उसकी शुक्रगुजार होती है कि उसने उसकी बहन को बचाया, तो एलिजाबेथ को उससे मोहब्बत हो जाती है। डार्सी दोबारा से एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और इस दफ़ा एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्या होता है, एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है नॉवल के लास्ट में, और जो जेन और मिस्टर बिंगले हैं उन दोनों की भी यूनियन हो जाती है, वो दोनों भी मिल जाते हैं। इस तरीके से जो बेनेट फैमिली है वो सिक्योर हो जाती है। वो जो सिस्टर्स हैं वो उनको हैप्पीनेस मिल जाती है उन आदमियों के साथ जिनके साथ वो रियली जी है ना चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, यानी कि वो इंसान जो उनको सच में मोहब्बत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनका साथ देते हैं। ओवरऑल जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये एक रोमांटिक नॉवल है जो एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ लव को, क्लास को, सोशल स्टेटस को, जो हमें जो है ना अर्ली 19th सेंचुरी जो इंग्लैंड की है उसके बारे में बताता है, और लेट 18th सेंचुरी के थोड़े से असरात भी हमें इस नॉवल में नज़र आते हैं। थीम्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं इस नॉवल में, लव वर्सेस प्राइड, एलिजाबेथ एंड डार्सीज जर्नी फ्रॉम डिसलाइक टू लव। इसके अंदर जो एलिजाबेथ हमारी हीरोइन है और जो हीरो है डार्सी, उन दोनों का हमें जो है ना वो जर्नी दिखाया गया है जिसमें वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं लेकिन बाद में एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ओवरकमिंग प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड होता है मिस्टर डार्सी को और प्रेजुडिस जो है ना वो किसको होता है, वो एलिजाबेथ को होता है। इन दोनों के ऊपर जब ये ओवरकम कर लेते हैं तो इनको ट्रू लव मिल जाता है। लर्निंग टू बैलेंस सेल्फ रेस्पेक्ट विद ओपननेस टू अदर्स, फिर क्या करते हैं कि ये जो है ना इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके बाद जो है ना ये दूसरों की सेल्फ रेस्पेक्ट की इज़्ज़त करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बैलेंस करते हैं और दूसरों की इज़्ज़त करना भी स्टार्ट कर देते हैं, यानी दो चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं तभी ये दूसरों में मोहब्बत बांटते हैं। सोशल क्लास एंड स्टेटस, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टैंडिंग इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड। इसके अंदर हमें जो 19th सेंचुरी इंग्लैंड है उसकी सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश कंट्री साइड जो हर्टफोर्डशायर है और डर्बीशायर है उसमें किस तरीके के इंसान रहते हैं और उनकी जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं, वो किस तरीके से इंसानों के उनके क्लास के ऊपर जज करते हैं। द बेनेट फैमिली स्ट्रगल विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बेनेट फैमिली को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से स्ट्रगल है, जो उनको खदशे होते हैं, जो उनके बारे में बात करता है कि वो लास्ट में कैसे ख़त्म हो जाते हैं। द कंट्रास्ट बिटवीन वेल्थी, जो मिस्टर डार्सी है जो काफ़ी ज़्यादा अमीर कबीर होता है और जो मिडिल क्लास बेनेट होते हैं कि जितनी भी बेनेट फैमिली है जिसमें हमारे पास एलिजाबेथ बेनेट सबसे पहले आती है क्योंकि उसी की शादी होती है डार्सी के साथ, लेकिन डार्सी लीडिया की भी मदद करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो सोशल क्लास और स्टेटस है इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि मिस्टर डार्सी जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, जो है ना अपने प्राइड के ऊपर जो है ना दूसरों को पीछे छोड़ देता है और इसी के हवाले से एलिजाबेथ जो है ना प्रेजुडिस का शिकार हो जाती है, लेकिन बाद में इसको रिजॉल्व कर देते हैं क्योंकि मिस्टर डार्सी खुद को बदल लेता है और एलिजाबेथ से मोहब्बत करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है ना काफ़ी अच्छा दी एंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पेश किया गया था वेल्दी मिस्टर डार्सी और जो मिडिल क्लास बेनेट फैमिली है उसके दरमियान में। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंस दिखाया गया है वो ये है कि किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं और कैसी वो सच में होती हैं। कैरेक्टर का जो इनिशियल इम्प्रेशन है वो हमें कैसे दिखाया गया है, वो ये दिखाया गया है कि जो डार्सी है वो काफ़ी ज़्यादा प्राउडी है और जो विक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है।
ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं एक दूसरे के कैरेक्टर्स को देखकर। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इंप्रेशन, लर्निंग टू लुक बियॉन्ड सरफेस लेवल अपीयरेंस। तो हमने क्या करना है, हमने इंसान को बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना अंडरस्टैंड करना है कि वो असल में किस तरीके का इंसान है। एक ही दफ़ा उसको मिलने से, उसको देखने से, उससे बात करने से हमें उस इंसान के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो एलिजाबेथ और जो डार्सी हैं उनकी हमें जर्नी दिखाई गई है कि किस तरीके से वो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर जो है ना एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की जो प्राउड है, एक दूसरे का जो प्रेजुडिस है उसको ख़त्म करते हैं, तभी उनको हैप्पीनेस और ट्रू लव मिलता है। लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज वंस ओन फ्लॉज एंड मिस्टेक्स, इसके अंदर हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमने जो हमारे फ्लॉज हैं उनके ऊपर हमने ओवरकम करना है, उनको समझना है, जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनको हमने दुरुस्त करना है, तभी जाकर जो है ना हम खुद से अवेयर होते हैं, तभी हमारी जो है ना वो ग्रोथ होती है। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप, इसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड दिखाया गया है। एलिजाबेथ का उसके बाप के साथ दिखाया गया है, एलिजाबेथ का उसकी बहनों के साथ दिखाया गया है। सपोर्टिव रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, जैसे कि जो मिस्टर डार्सी और उसकी बहन के दरमियान में है, मिस्टर डार्सी और बिंगले के दरमियान में है, मिस्टर डार्सी बिंगले और जो बिंगले की बहन है उनके दरमियान में है। ठीक है, द बेनेट सिस्टर्स रिलेशनशिप एंड डायनेमिक्स, जो बेनेट सिस्टर्स की रिलेशनशिप है और उसके अंदर जो डायनेमिक है, यानी कि जो एलिजाबेथ और जेन हैं उन दोनों की क्लोजनेस के बारे में बात की गई है कि वो कितने करीब हैं, एक दूसरे से कितना कुछ शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो है ना हमें इसके अंदर फैमिली का रोल दिखाया गया है कि किस तरीके से जो फैमिली है वो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, उसके हैप्पीनेस को शेप देती है, उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती है। सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड जेंडर रोल्स, जो सोसाइटल प्रेशर है और जो उसकी लिमिटेशंस हैं औरत के ऊपर, जैसे कि मैरिज के हवाले से, सोशल स्टेटस के हवाले से कि जो लड़की शादी करती है सिर्फ उसी को ही सारे जो राइट्स हैं वो मिलते हैं, उसी का जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ता है, वरना जो अनमैरिड औरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती हैं उनके सोसाइटी में। जो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी है उसके बारे में बात की गई है इस नावल में, उन औरतों के बारे में बात की गई है। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेन एंड वीमेन इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड, इसके अंदर हमें जो औरत और मर्द हैं उन दोनों के ड्यूटीज़ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात आया गया है कि किस तरीके से उन दोनों में डिफरेंस किया जाता था लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड के कंट्री साइड के। द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन विमेंस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जांपल एलिजाबेथ लिमिटेड ऑप्शंस के, तुमने जो है ना यही करना है, ये करना है, उसके बाद जो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं लेकिन वो किसी का जो है ना नहीं मानती, सिर्फ अपना ही सुनती है, अपने दिल का सुनती है, अपने बाप का सुनती है। तो इस तरीके से हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता था और उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होती थी एज़ कम्पेयर टू मेन उस जो है ना 19th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर। कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इस नावल के अंदर हमें ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन दिखाया गया है रिलेशनशिप्स के दरमियान में, कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ओपन होते हैं, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के फ्लॉज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसकम्युनिकेशन, जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन है उनके बारे में भी बताया जाता है कि डार्सी का जो फर्स्ट प्रपोजल है वो क्यों रिजेक्ट होता है। लर्निंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, हमें इस नॉवल से ये सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को जो है ना सुनना चाहिए, तब हम जाकर एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। मोरालिटी एंड एथिक्स, मोरालिटी एंड एथिक्स के बारे में बात करें तो इस नावल में हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में ही बताया गया है कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लीडिया ने किया वो बिल्कुल गलत था। कैरेक्टर के जो मोरल डिलेमाज हैं और जो चॉइसेस हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि जेन का जो डिसीजन है कि वो बिंगले के साथ ही रहना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे उसके बारे में वो उसका इंतज़ार करती रहेगी। और इसके अलावा हमें स्ट्रगल दिखाया गया है पर्सनल डिज़ायर और जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनके दरमियान में। तो ये जो थीम्स हैं ये सेंट्रल है इस कहानी में, जिसके ज़रिए से हमें इस कहानी की समझ आती है, हमें कैरेक्टर्स की समझ आती है, उनका आपस में रिश्ता कैसे हैं और वो सोसाइटी में किस तरीके से रह रहे हैं, कौन से सोसाइटी में रह रहे हैं, इन सारों के बारे में हमें पता चलता है। जब हम इन थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें उन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है जिनकी वजह से उन लोगों को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, यानी कि वो वास्ट एक्सपीरियंस जो हमें इंसान की ज़िंदगी से मिलता है
एंड द चैलेंजेस ऑफ रिलेशनशिप, के उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, किस तरीके से उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है, वो सेल्फ अवेयरनेस को जो है ना हासिल करते हैं, और जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर वो कैसे ओवरकम करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेजर सिंबल्स वर्सेस माइनर सिंबल्स के बारे में। पेम्बरले मिस्टर डार्सी स्ट्रीट रिप्रेजेंट करता है मिस्टर डार्सी के ट्रू कैरेक्टर और वैल्यूज़ को, सिंबलाइज करता है उसके वेल्थ को, उसके स्टेटस को, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उसके सॉफ्टवेयर साइड को, जेन्युइन फीलिंग्स जो एलिजाबेथ के लिए होते हैं उसको। मैरिज किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और सिक्योरिटी को, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज इट डिटर्मिन देयर सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये उनका जो सोशल स्टेटस है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको जाहिर करती है कि अगर एक औरत शादीशुदा है तभी उसकी जो है ना उस सोसाइटी में वैल्यू है। जो शादीशुदा नहीं है यानी कि अनमैरिड है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी कि मैरिड औरत की होती है। तो ये सिंबलाइज करता है यूनियन ऑफ टू पीपल एंड देयर फैमिलीज के, किस तरीके से जो दो दिल हैं, जो दो लोग हैं वो जुड़ते हैं, उनके फैमिलीज जुड़ती हैं। द आउटडोर्स यानी कि नेचर को जो दिखाया गया है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, ऑथेंटिसिटी को और क्लियर जजमेंट को। ये अलाउ करता है कैरेक्टर्स को कि वो अपने अंदर गुम हो जाएं, अपने आप को जो है ना पहचानें, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस करें और अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको दिखाएं। अगर वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो उसको बताएं कि वो उससे मोहब्बत करते हैं। तो जो नेचुरल वर्ड है जो सिंबलाइज करता है उसको और उसके ब्यूटी को। डांसिंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस बिटवीन कैरेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप और जो कनेक्शन है कैरेक्टर्स के दरमियान में, कि वो एक दूसरे से किस तरीके का कनेक्शन रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, तभी जाकर वो एक दूसरे से डांस करते हैं। ठीक है, जो फॉर्मल डांस है वो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंड इंटरेक्शन को, कि लोग एक दूसरे के साथ जो है ना डांस करते हैं ताकि वो एक दूसरे के बारे में जान सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, उनकी जो सोसाइटी है उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर पूरा उतर सकें, ताकि वो अपने शादी के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सके। रिलैक्स डांसेस सिंबलाइज डीपर कनेक्शन एंड जेन्युइन रिलेशनशिप, जो रिलैक्स्ड डांसेस हैं वो सिंबलाइज करते हैं डीपर कनेक्शन को, कि इंसान ने एक दूसरे को समझ लिया है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया है, एंड जेन्युइन रिलेशनशिप, और एक दूसरे से वो काफ़ी ज़्यादा मुखलिस हैं, तभी वो एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। माइनर सिंबल में हमारे पास आता है स्टेट्स, पेम्बरले वर्सेस रोजिंग्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं सोशल स्टेटस और वेल्थ को। इसके अंदर कंपेयर किया गया है ग्रैंडियर और ब्यूटी जो पेम्बरले की होती है टू द कोल्डनेस एंड प्राइड ऑफ रोजिंग्स। लेटर्स जो कि डार्सी भेजता है किसको, एलिजाबेथ को, ये रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स को, ठीक है, उनके इनर थॉट्स को और फीलिंग्स को। और इसके अलावा वो लेटर्स जो कि जेन को मिलते हैं मिस्टर बिंगले के बहनों की तरफ से, यह सिंबलाइज करता है कम्युनिकेशन को, इंटीमेसी को और इमोशनल एक्सप्रेशंस को। बॉल्स यानी कि पार्टीज जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ जान पहचान आगे बढ़ाते हैं। रिप्रेजेंट करता है सोशल गैदरिंग को और उन इवेंट्स को जहाँ लोग मिलकर एक दूसरे के साथ अपने जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे से अवेयर होते हैं कि कौन सा इंसान किसका जो है ना नेबर में रहता है, कौन सा इंसान कितना अमीर है, कितना गरीब है, ऐसे जान पहचान बढ़ती है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये सब कुछ उन्हें पता चलता है। सिंबलाइज सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ टाइम, शो कैरेक्टर्स इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप इन अ पब्लिक सेटिंग। तो इन सिंबल्स के ज़रिए से हम इन कहानी के जो मीनिंग है उनको जान सकते हैं, इसके अंदर ये डेप्थ पैदा करता है। ठीक है, हम कैरेक्टर्स को समझते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को समझते हैं, और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं हमें उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक जो कि यहीं पर ख़त्म होता है। होप सो कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।